बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिस्टम से टकराना एसएसबी जवान को पड़ा महंगा। एसएसबी 41वीं बटालियन सीतामढ़ी के हेड कांस्टेबल जवान 55 दिनों बाद देवधा थाना क्षेत्र के नदी किनारे से हुए बरामद। बिस्फी प्रखंड के नाहस गांव में नहाने के क्रम में डूबने से एक अधेड़ की हुई मौत। खजौली में बिजली करंट के चपेट में आने से 4 मिस्त्री झुलसे, 3 रेफर। बाबूबरही के दोनवारी हाट स्थित दुकान व गोदाम में लगी भीषण आग, 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख। फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। मधवापुर के तरैया गांव में दिवाली की रात एक घर में लगी आग। मधवापुर थाना की पुलिस ने पिरोखर गांव में की छापेमारी, 144 बोतल शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। पंचायत चुनाव के मद्देनजर एसआई सुभाष कुमार ने बाबूबरही में करवाया वाहन चेकिंग। पिरही गांव के पुल के समीप से देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पर्व त्योहार सद्भावना के माहौल में संपन्न कराने को लेकर मधवापुर थाना पर पुलिस और पब्लिक की हुई बैठक। और धूमधाम से मनाया गया मधुबनी जिले भर में भाई बहन के निश्चल प्रेम का त्योहार भाई दूज। खबरें अब विस्तार से। एसएसबी 41वीं बटालियन सीतामढ़ी में तैनात हेड कांस्टेबल जवान ज्ञान रंजन पिछले 55 दिनों से लापता थे और उन्हें जयनगर के देवधा थाना क्षेत्र के कोसी नहर के समीप रस्सी से बांध मुंह में टेप लगा अवस्था में बरामद किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। एसएसबी 51वीं बटालियन सीतामढ़ी में तैनात हेड कांस्टेबल जवान के गायब होने के लगभग 55 दिनों बाद शनिवार की सुबह देवधा थाना क्षेत्र के अकौन्हा गांव स्थित कमला नदी के पश्चिमी तटबंध किनारे बेहोशी की हालत में हाथ पांव में रस्सी से बांधकर मुंह में टेप लगा लावारिश हालत में देखा गया। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी देवधा थाना पुलिस को दी गई। थाना के एसआई छठीलाल सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर बेहोशी की हालत में उस जवान को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराएं। इलाज के बाद एसएसबी जवान खतरे से बाहर बताया गया है। इलाजरत एसएसबी जवान की पहचान बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र निवासी लगभग 35 वर्षीय ज्ञान रंजन के रूप में की गई है। एसएसबी जवान हेड कांस्टेबल ज्ञान रंजन ने बताया कि वह एसएसबी 51वीं बटालियन सीतामढ़ी में पदस्थापित थे। उनके ही डिपार्टमेंट के कुछ आला अधिकारी के द्वारा उन्हें ड्यूटी के बजाय उनसे अन्य कार्य लिया जा रहा था। एक तरीके से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बात से उसके परिवार के लोगों के द्वारा उसे तनाव में देखकर बटालियन से 1 महीने की छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गए। छुट्टी अवधि समाप्त होने के बाद पीड़ित जवान ज्ञान रंजन पुनः बटालियन मुख्यालय में ड्यूटी ज्वाइन किया, लेकिन डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के आदेश पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ा। ड्यूटी अवधि में चिकित्सक से इलाज चल रहा था। विभागीय चिकित्सक के बुलाने पर इलाज होता था। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों की जानकारी उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया कुमारी को दी।
पत्नी ने अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण को लेकर इसी साल पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फैसला पीड़ित जवान की पत्नी के पक्ष में दिया और अग्रिम कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया। इसी मामले को लेकर एसएसबी सीतामढ़ी बटालियन मुख्यालय के कुछ अधिकारियों के लिए पीड़ित जवान गले का हड्डी बन गया। पीड़ित जवान ने बताया कि वह अनफिट होने के बाद भी उनके आला अधिकारियों व विभागीय चिकित्सक के द्वारा उन्हें 42 दिनों की सजा दी गई और सजा पूरी होने के बाद उन्हें आईजी से मिलने के लिए एक इंस्पेक्टर के द्वारा आदेश दिया गया। आईजी से मिलने के लिए 2 नंबर के गेट से बाहर जाकर एक 4 चक्का वाहन में बैठने के लिए कहा गया। उस 4 चक्का वाहन में पहले से कुछ लोग मौजूद थे। नशे का इंजेक्शन लगाकर एक कमरे में कैद कर दिया गया। एक व्यक्ति अपना मुंह ढककर उन्हें खाना लाकर देता था। बेहोशी की हालत में बरामद होने पर जवान ने कौन लाया, कैसे लाया, इस बात की कोई जानकारी उसके पास नहीं है। पीड़ित जवान के पिता तेज नारायण पाठक ने बताया कि विभागीय सजा पूरी होने के 2-3 दिनों बाद उसके पुत्र को गायब किया गया था और तभी से वह लापता थे। 13 सितंबर को गुम होने पर एसएसबी 51वीं बटालियन सीतामढ़ी के द्वारा सीतामढ़ी जिले के मेहसौल थाने में एक मामला दर्ज किया, जबकि बटालियन मुख्यालय से 14 सितंबर की सुबह एसएसबी जवान ज्ञान रंजन के पिता तेज नारायण पाठक के मोबाइल पर गुम होने की सूचना दी गई। तेज नारायण पाठक ने उसी दिन मेहसौल थाने में अपने पुत्र के अपहरण के लिए आवेदन दिया, लेकिन थाना द्वारा उस आवेदन पर सनहा दर्ज किया गया। आवेदन में लिखा गया है कि एसएसबी के आला अधिकारियों के द्वारा जवानों के ऊपर किए जा रहे शोषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर के कारण अधिकारियों के लिए वह एक चैलेंज था, जिसको लेकर अधिकारियों ने उसके पुत्र को जिम्मेदार ठहराया। बहरहाल कानून अपना काम सही से करती तो सच्चाई सामने आ सकती है। आखिरकार 55 दिनों तक एसएसबी जवान को अपहरण कर कैद कर रखना कहीं साधारण मृत्यु तो घोषित करना नहीं था। इधर स्थानीय लोगों की माने तो शनिवार की सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए लोगों ने घटनास्थल पर एक ट्रक को काफी देर तक लगा हुआ देखा, जबकि कुछ ही देर बाद वहां पर एसएसबी जवान बेहोशी की हालत में पाया गया। इलाजरत जवान का हाल जानने के लिए एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के डिप्टी कमांडेंट चंद्रशेखर पहुंचे। चलिए घबराइए ना, जो होनी था हो गया, बैठिए। सर आप लोग को खबर करते हैं तो 2 घंटा के बाद आते हैं ना। अरे भाई तो सुबह रात भर हम लोग 2 घंटा तक खबर रोज लगा देख रहा रोज लगा मुंह उठा देंगे। हट जाइए बाबू, आप हट जाइए, बैठिए। बेगूसराय घर है तो यहाँ क्या कर रहे थे आप? इस बटालियन के भी नहीं है। हाँ बेटू तो पुलिस की गाड़ी देखिए, मैं मुख्य आरक्षी ज्ञान रंजन हूँ। घटना इस प्रकार है कि 51 बीएन में जब मैं कार्यरत था तो वहाँ कमांडेंट सर जो थे वो काफी प्रताड़ित कर रहे थे। तो हमारी मिसेज ने जो है हमारे प्रभारी सूचना दे दिए हैं, कुछ कर्मी की मदद लेके कुछ वीडियो फुटेज मंगवाया, जिस फुटेज में जवानों का शोषण दिखाई दे रहा था, जैसे बच्चों को साइकिल में घुमाना, जवानों को जो है उनकी मिसेज के कपड़े धोने का काम, जैसे मतलब शोषण दिखाई दे रहा था। उस शोषण के अगेंस्ट मेरी मिसेज ने जो है केस फाइल किया था पटना हाई कोर्ट में, जनहित याचिका। उस कब दायर हुआ था जनहित? ये 2021 में ही अप्रैल के महीने में दायर हुआ था। उसके बाद जो है वो जजमेंट हमारे पक्ष में आया था। पत्नी ने जजमेंट लिया, मजिस्ट्रेट का ओरल जजमेंट था कि इस पर सख्त कड़ी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। और उसके बाद से हमारे पर ग्रहण लगना शुरू हो गया था। मुझे कुछ आइडिया तो था नहीं, लेकिन महीने से ज्यादा हो गए हैं। इतने दिन आप कहाँ कैसे थे कि?
मैं कमरे में ही रहता था, बस खाना खाने के लिए उठता था, फिर दवाई देके मुझे जो है सुला दिया जाता था। कौन करता था? लड़के थे जो मुझे कार में ले गए थे। कहाँ से आपको? 51 बटालियन के 2 नंबर गेट से मैं निकला था। मुझे आदेश दिया गया था कि आईजी साहब के पास जाना है, तुम जो है 2 नंबर गेट से निकलो और बिस्किट फैक्ट्री के पास कार खड़ी है, उसी से चले जाओ। आदेश की? ये कमांडेंट साहब का आदेश है, ऐसा बोला था इंस्पेक्टर साहब ने। उसके बाद आपको क्या? गाड़ी से ही मेरा जो है बुरा वक्त शुरू हो गया। इसलिए नहीं, हम जो है निकाले गए होंगे ना, हम खुद से नहीं निकले हैं। तो? अब पता नहीं वो लोग फिर उठा के कहाँ रखा, यहाँ पब्लिक के बीच में हमारी आंख खुली थी। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम हेड कांस्टेबल जीडी ज्ञान रंजन है। हाँ, देख लो मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के नाहस गांव में नहाने के क्रम में पोखर में डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय सुखचंदर यादव के रूप में की गई है। पतौना ओपी क्षेत्र के नाहस गांव में तालाब में डूबने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत गुरुवार को हो गई। 50 वर्षीय मृतक शुभचंदर यादव तालाब में स्नान करने गया था। स्नान करने के क्रम में ही वह गहरे पानी में चला गया। तैरना नहीं आने के कारण पानी में डूब गया। मृतक का शव स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पतौना ओपी प्रभारी विजय पासवान मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की के मैनाटोल के वार्ड नंबर 14 में चापाकल गा रहे 4 मिस्त्री बिजली के चपेट में आ गए, जिसमें चारों मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में चारों को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां एक का इलाज पीएचसी में चल रहा है, वहीं 3 की हालत काफी नाजुक है, जिसे आगे रेफर कर दिया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की मैनाटोल के वार्ड 14 में शुक्रवार की सुबह बिजली करंट के चपेट में आने से चापाकल के 4 मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे हुए चापाकल मिस्त्री में सुक्की गांव के बिंदेश्वर दास, बेहटा गांव के सुरेश शाह, दिनेश यादव व देवेंद्र यादव शामिल है। स्थानीय लोगों की मदद से सबों को इलाज के लिए खजौली पीएचसी लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात पीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण एवं डॉक्टर आदित्य रोशन प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से झुलसे सुक्की गांव के बिंदेश्वर दास, बेहटा गांव के सुरेश शाह व दिनेश यादव को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं देवेंद्र यादव का उपचार खजौली पीएचसी में चल रहा है। गौरतलब है कि भकुआ गांव निवासी रामनाथ पासवान सुक्की पंचायत के मैनाटोल के वार्ड 14 में जमीन खरीदे हैं, जिसमें घर बनाने के लिए गुरुवार से ही चापाकल गाड़ने का काम चल रहा था। शुक्रवार के दिन फिल्टर लगाने के लिए लोहे की पाइप को बाहर निकाला जा रहा था। जमीन के ऊपर से गुजरे 11,000 वोल्ट की तार में जाकर लोहे की पाइप सट जाने से करंट प्रवाहित होने लगा, जिसके चपेट में आने से सभी मिस्त्री झुलस गए। आदमी साथ है कल गाड़ी चले अपना मैनाटोल चापाकल। हाँ, चापाकल गाड़ते हुए जो हुआ है 11,000 वोल्टेज तार उसके पास में कटा हुआ। उसके बाद करंट लगते हुए 4 के 4 ट्रैक्ट हो गया हुआ है। कोई भी नहीं, बिल्कुल ऐसा करंट लगा हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तब हम लोग आकर उसको उठाए हैं। उसके बाद उठाने के बाद लोड किए हैं एम्बुलेंस में। मोटरसाइकिल पर पहले लोड किए हैं, तो नहीं लोड होने के बाद फिर एम्बुलेंस लेकर गए हैं। उसके बाद लाए हैं। अब क्या नाम था चारों का? एक सुरेश है और दिनेश यादव है और 4-5 कहाँ के रहने वाला था चारों? सब खजौली। दो बेहता का है, 2 सुक्की पंचायत का है, सुक्की का है, लेकिन पास में हम लोग सटे। क्या बजे घटना है? घटना लमसम अभी 1 घंटा पहले हुआ है। खजौली में पीएचसी में लाया गया, इलाज किया गया है।
नहीं सर, यहाँ पे तो ये इलाज किया गया, लेकिन उस तरीके जिस तरीका होना चाहिए वहाँ बहुत रेफर कर दिया गया। लेकिन जो भी कुछ हुआ ठीक ठाक हुआ है, लेकिन इतना सुविधा नहीं है कि इस तरीके हुआ है। यहाँ पे रेफर कर दिया हुआ है मधुबनी का, वहाँ पे हम एम्बुलेंस लेकर बढ़ाए हुए हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। गुरुवार की रात बाबूपरी प्रखंड स्थित दोनवारी हाट के समीप दुकान व गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उसने आसपास के दुकानों को भी अपने आगोश में ले लिया। इस अगलगी की घटना में तकरीबन 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। बाबूपरी प्रखंड क्षेत्र के दोनवारी हाट स्थित दुकान व गोदाम में गुरुवार की रात में भीषण आग लग जाने से करीब 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। गौरतलब है कि दोनवारी हाट इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, जहां जिले के अलग अलग क्षेत्र से व्यापारी व किसान पहुंचते हैं। दीपावली की रात सभी व्यवसायी अपने अपने दुकान में लक्ष्मी पूजा के बाद दुकान बंद करके घर चले गए। रात्रि करीब 11:30 बजे आलू व भोज खाने वाले पत्तों की गोदाम से आग की ऊंचे लपटें उठते दिखाई दी। आसपास के लोगों की नजर आग पर पड़ी। शोर शराबा होते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी सूचना लोगों के द्वारा दुकानदार व पुलिस को दी गई। गश्ती पर तैनात पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेडियर को दिया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि गोदाम व आसपास की दुकानों को अपने आगोश में ले लिया था। बड़ी मुश्किल व मशक्कत के बाद ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया था। वहीं जिस दुकान में आग लगी उसके सामने यूपी 32 NH 2178 नंबर ट्रक खड़ी थी, जो गोदाम में आलू अनलोड कर खड़ी थी। वह ट्रक भी आग से जलकर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन आग लगने का कारण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या अन्य कारणों से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। गोदाम के स्वामी रामचंद्र सिंह तथा सुमित कुमार के द्वारा अंचलाधिकारी को उस घटना के संबंध में लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन में 9 लाख की संपत्ति जलने की बात कही गई है। सीओ विजया कुमारी ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, घटना की जांच की जा रही है। जो आग लगी उस समय आप कहाँ थे? गाड़ी में थे। गाड़ी में। तो कैसे आपको जानकारी मिली? रात में एकदम से अल्लाह हुआ, हमको जानकारी मिली। क्या हो गया देखो, उठ के देखा क्या चल रहा है। अच्छा, क्या देखा आपने? इधर देखा तो पूरा जल रहा था, ये पूरे जल रहा था। तो आपने क्या किया? आपने क्या, हमने उठा गाड़ी स्टार्ट किया, ये वाला हमारा पास जल गया। अच्छा, ये पास जल गया, फिर प्रेशर नहीं बना, गाड़ी हटी नहीं। गाड़ी में आग नहीं लगा था जब उठे थे। आग भी लगा था ना, ऊपर में आग भी लगा था। ये बाद में आग लगा हुआ है, पहले नहीं लगा। क्या नाम हुआ आपका? कासिम। अच्छा, क्या चीज लेके आप आए? आलू। आलू लेके आए थे। ये कितने बजे की घटना है? ये करीब 11:30 बजे जगे, उसके बाद में हमको नहीं पता हुआ है। अच्छा, आपको किसी ने जगाया उसके बाद आप? नहीं, जगह नहीं, हल्ला हो रहा था। हमने क्या हो गया, देख रहे हल्ला हो रहा है। और कुछ देखा आपने? नहीं। जो ट्रक में आग लगी तो उसको कैसे बुझाया गया? पानी से। पानी से आपने खुद बुझाया कि? हाँ, अपने हाथ बुझाया हम लोग। अपने। घटना क्या है? घटना है, हम लोग दीपावली में धूप पूजा करके घर चले गए। घर जाने के बाद में 11 बजे के लगभग में, उसके बाद में दीप उप सब मिझा करके हम लोग अंदर कुछ नहीं था। ऊपर से जो है सो तार गया हुआ था 3, 4, 5। तो आग लगने का सूचना हल्ला हुआ, उसमें हम लोग आए, यहाँ पर आए, पूरा ग्रामीण जुटने के बाद में जो है सो कोई सीडी, कोई दमकल, कहीं कुछ से लेकर के जो है पानी चुबल चलाया गया। ग्रामीण का जुटा हुआ, और गश्ती में थाना प्रभारी आए हुए थे, वो भी मतलब सब जगह टेलीफोन करके वो खुद अपना हाथ से भी पानी बुझाए, बाल्टीन लेकर के बोर्डिंग से। और भाव बढ़ी ड्राइवर नहीं था, फटोना भी खाली था। तो अग्निशमन का, फायर ब्रिगेड का ड्राइवर नहीं था? फायर ब्रिगेड का ड्राइवर नहीं था। तो वही सब मतलब फुलपरास और कलवाही दोनों जगह से गाड़ी मंगवा करके अग्नि को शांत किया गया। अच्छा, क्या किस चीज़ का दुकान है आपका? हमारा डिस्पोजल का है, जो माँ भगवती इंटरप्राइजेज के नाम से दोनवारी हाट। अच्छा, आपका नाम? रामचंद्र सिंह। अच्छा, प्रशासन भी आपको कोऑपरेट की? हाँ, प्रशासन खुद मतलब पानी बुझाए, सब कुछ कोऑपरेट किए।
अच्छा, कितना की संपत्ति आपका नुकसान हुआ है? लगभग 5 से 6 लाख। अच्छा, आप यहाँ रेंट पे हैं या अपना है आपका? नहीं, हम रेंट पर हैं। अच्छा, यहाँ के ऑनर का क्या नाम है? ऑनर का जमीन है उनका अशरफी महतो नाम है। अच्छा, ये मकान उन्हीं का है? ये बनाया मकान उन्हीं का था। थाना में आपने आवेदन दिया है कि नहीं? बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने क्षेत्र में पैनी नजर रखने, तस्करी पर रोक लगाने समेत कई विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों और फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीपीओ ने सीमावर्ती क्षेत्रों के थाना अध्यक्ष को विशेष तौर पर चौकसी बरतने व आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को अपने अपने थाना क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत कर वरीय पदाधिकारी से संपर्क में रहने की बात कही। फरार वारंटी पर कड़ी नजर रखते हुए गिरफ्तार करने व सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। डीएसपी ने कहा कि लंबित कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने चौकीदार के माध्यम से नजर रखने व आम जनों से समन्वय स्थापित कर शराब धंधेबाज के नेटवर्क को ध्वस्त करने की बात कही। क्षेत्र में दिवा रात्रि व संध्या गश्ती पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वही अनुमंडल व लौकी व घुघरडीहा थानाध्यक्ष को पंचायत चुनाव में हरकत करने वाले लोगों पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति, लौकहा थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल लौकही, थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, खुटौना थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, अंधरामठ थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ललमनिया, ओपी प्रभारी गुलाम सरवर उपस्थित रहे। अरे फुलपरास का हटाओ ना भाई, फुलपरास से कल आएंगे। फुलपरास का कल के स्पेशली अलग से कर देंगे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में दिवाली की रात तरैया गांव के एक घर में आग लग गई। अगलगी इतनी भीषण थी कि पूरा घर जलकर राख हो गया, पीड़ित गृह विहीन हो गए। दिवाली की रात तरैया गांव में हुई अगलगी की घटना के बाद गृह विहीन होकर पीड़ित परिवार के लोग सड़क पर आ गए। पीड़ितों के साथ भोजन, आवास और कपड़े की समस्या बन गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग बुझी उससे पहले सारा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित गृह स्वामी केदार महतो ने बताया कि उनके 2 आवासीय घर और उसमें रखी बाइक समेत बिजली, पंखा, फर्नीचर, अनाज, कपड़ा और दैनिक जीवन के व्यवहार में आने वाली सभी चीजें जलकर राख हो गई। उन्होंने साहरघाट पुलिस को पत्र लिखकर घटना की जानकारी दी है। बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने का जिक्र आवेदक ने पुलिस को लिखे गए पत्र में किया है। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कुमार झा और नरेंद्र ठाकुर ने पीड़ित परिवार की सहायता की मांग प्रशासन से की है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि मामला की सूचना जायजा लेने के लिए पदाधिकारी को घटनास्थल पर भेजा गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने पिरोखर गांव में छापेमारी की, जहां एक होटल से अंग्रेजी और देशी शराब बरामद किया गया। इस मामले में कुल 144 बोतल शराब बरामद किया गया है। वहीं एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसकी पहचान की जा चुकी है। सुरक्षा कर्मियों ने छापेमारी के दौरान एक होटल से अंग्रेजी और देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि होटल मालिक कमलेश साहब मौके से फरार हो गया। बरामद शराब की मात्रा 144 बोतल बताई गई है। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। मामला पिरोखर गांव का है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पलक मीट हाउस में छापेमारी की गई। पकड़े गए आरोपी का नाम मोनू कुमार है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के चड़ौत में है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के पिरही गांव में एसआई सुभाष चंद्र के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस वाहन चेकिंग के दौरान देसी कट्टा के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बुधवार को एसआई सुभाष कुमार के नेतृत्व में दलबल के साथ बाबूबरी प्रखंड के पिरही गांव स्थित कोसी नहर पुल के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी।
उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार होकर आ रहा था। पुलिस को देखकर दोनों युवक भागने लगा। दोनों को हड़बड़ाकर भागते देख पुलिस को शक हुआ। शक होने पर खदेड़ कर दोनों को दबोचा गया। दबोचे गए युवक की तलाशी लेने पर युवक के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राम आशीष कामती ने कहा है कि चुनाव के दिन वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवक को दबोचा गया। दोनों युवक की पहचान स्थानीय थाना के तिरहुता गांव के मोहम्मद हारून के 21 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इकबाल उर्फ बबलू तथा राम प्रकाश राम के 21 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार राम के रूप में हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि मोहम्मद इकबाल के बाएं कमर से देसी कट्टा तथा श्रवण कुमार राम के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों युवक को गुरुवार को आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। इस मौके पर पीएसआई रविंद्र कुमार, एएसआई डी.के. ओझा सहित अन्य थानाकर्मी उपस्थित रहे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर थाना पर लक्ष्मी पूजा, काली पूजा व छठ पूजा को सद्भावनापूर्ण माहौल में शांतिपूर्वक क्षेत्र में संपन्न कराने को लेकर पुलिस और पब्लिक की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बीडीओ राजेश कुमार व सीओ राम कुमार पासवान ने की, जहां अधिकारियों व कर्मियों को कई विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए। लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और छठ पूजा को सद्भावना के माहौल में संपन्न कराने के लिए मधवापुर थाना पर पुलिस पब्लिक की बैठक हुई। बीडीओ राजेश कुमार और सीओ राम कुमार पासवान की मौजूदगी में थानाध्यक्ष गया सिंह ने क्षेत्रवासियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। त्योहारों को मनाने के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से की। पूजा पंडालों में चुनाव से संबंधित किसी उम्मीदवार के प्रचार की झलक नहीं दिखाने का निर्देश भी पुलिस ने लोगों को दिया। पूजा पंडाल के पास पर्याप्त संख्या में वॉलंटियरों को तैनात रखने का निर्देश पूजा कमेटी के लोगों को दिया गया। कायदे कानून के खिलाफ चलने पर आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी थानाध्यक्ष ने दी। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले लोगों सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन ने सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने काली पूजा, छठ पूजा को सद्भावनापूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर कर्मियों व अधिकारियों को कई निर्देश दिए। छठ पूजा व कार्तिक पूर्णिमा एवं पंचायत चुनाव को लेकर जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एएसपी ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए निगरानी रखने का निर्देश दिया। छठ घाटों से आने जाने वाले रास्ते पर पुलिसकर्मी की तैनाती एवं खासकर पंचायत चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में जयनगर के थानाध्यक्ष संजय कुमार, बासोपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, देवधा थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, लदनिया थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह व सर्किट इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स,
चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस
महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। त्रिपुरा में हुए सामुदायिक हिंसा व मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर देश के कई क्षेत्रों में विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में सकरी में कई मुस्लिम संगठनों के लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा व मुस्लिम अल्पसंख्यक पर हमले को लेकर देश के कई अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं त्रिपुरा में हिंसा को लेकर सकरी में शुक्रवार को प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। मुस्लिम संगठनों ने हिंसा के आरोपियों और वहां की विप्लव देव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। वहीं त्रिपुरा सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा है कि बीते दिन विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने त्रिपुरा में मुस्लिम अल्पसंख्यक के घरों पर हमला किया, उसको निशाना बनाया, मस्जिदों में आगजनी की, लेकिन त्रिपुरा सरकार द्वारा दंगाइयों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से दंगाइयों पर कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि त्रिपुरा के कुछ इलाकों में बीते दिनों माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली थी, जिसके बाद उपद्रवी व दंगाइयों द्वारा मस्जिद में तोड़फोड़ व आगजनी की गई। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सकरी कोशी कॉलोनी स्थित एकत्र होकर प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जाहिर किया व प्रदर्शनकारी ने कहा, त्रिपुरा में तकरीबन 10 दिनों से ज्यादा हो गए, लेकिन हिंसा की चपेट में है ही। वहां रहने वाले मुसलमानों के घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मस्जिदों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से त्रिपुरा व केंद्र सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है और मुसलमानों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि त्रिपुरा में जिस तरीके से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले दशहरा के मौके पर बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले में एक पूजा पंडाल में कथित तौर पर मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान की बेअदबी के साथ हिंसा भड़क गई थी, जिसमें देश भर में हिंदुओं के धर्मस्थलों, घरों और कारोबार को निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा है कि यह प्रतिक्रिया नफरत की प्रक्रिया है, नफरत की राजनीति है, जिसके खिलाफ यह मुस्लिम अल्पसंख्यक सड़क पर उतरा है। बाहर के लोग आके इस तरीके का वाकया को जो है अंजाम दिया गया है। अगर बाहर के हो चाहे वहीं के हो तो उनके पुलिस का क्या काम है, पुलिस की क्या ड्यूटी है, उसको पकड़ने की जरूरत है। चाहे वो बाहर का गया हो चाहे वो वहीं के लोग हों, उसको पकड़ के उसके ऊपर FIR किया जाए और उसको जो है जेल में डाला जाए। कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके से देश का माहौल न बिगड़े। सांप्रदायिकता की ये सरकार, सांप्रदायिकता की ये सरकार, इनकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी 17 से 19 दिसंबर 2021 के दौरान जिले में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के तत्वाधान में विभिन्न विधाओं के खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इसको लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजन समिति की बैठक हुई।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय खेल आयोजन समिति की बैठक समाहरणालय के सभा कक्ष में आयोजित हुई। गौरतलब है कि 17 से 19 दिसंबर 2021 के दौरान जिले में कला संस्कृति एवं युवा विभाग हरलाखी थाना क्षेत्र के महादेव पट्टी गांव में एसएसबी कस्टम अधीक्षक व पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जहां एक घर से 120 बोरी चाइनीज मटर जब्त किए गए हैं। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के महादेव पट्टी गांव में तस्करों में उस समय हरकंप मच गया जब पेपरॉन एसएसबी कस्टम अधीक्षक एवं थानाध्यक्ष पुलिस की टीम के साथ एक तस्कर के घर छापेमारी करने पहुंची। मामला शनिवार की सुबह करीब 3 बजे का है। दरअसल एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि महादेव पट्टी गांव निवासी तस्कर मनोज दास अपने घर के अंदर अवैध रूप से चाइनीज मटर छुपा कर रखा है। सूचना की पुष्टि के लिए पेपरॉन एसएसबी कैंप इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पेपरॉन कस्टम अधीक्षक सुखदेव राम व हरलाखी थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के साथ में एसएसबी व पुलिस की टीम संयुक्त रूप से महादेव पट्टी गांव निवासी उस तस्कर के घर पहुंची, जहां छापेमारी के दौरान घर के अंदर एक गोदाम में 120 बोरी चाइनीज मटर बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान तस्करी मामले में संलिप्त रामबरन दास को मौके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस बल आने की भनक लगते ही तस्कर मनोज दास अंधेरे का फायदा उठाकर फरार रहा। इधर छापेमारी की खबर से सीमावर्ती क्षेत्र के तस्करों में हरकंप मचा हुआ है। इस बाबत पेपरॉन कैंप इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि जब्त सभी चाइनीज मटर की बोरी के साथ गिरफ्तार तस्कर को कस्टम पेपरॉन को सुपुर्द कर दिया गया है। सर, यह जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी है? हम लोग को जानकारी मिली कि गुप्त सूचना क्या जानकारी हुआ कि महादेव पट्टी में जो रामबरन दास का मकान है, उसका बेटा कुछ इलीगल रूप से हरा मटर का इंपोर्ट किया हुआ है और वो अपने यहाँ गोडाउन के रूप में रखे हुए हैं घर में। तो जानकारी के आधार पे हमारे एसएसबी पिपरौन और थाना प्रभारी ने हम लोग ज्वाइंटली उनके यहाँ हम लोग रेड किए और 120 बोरी करीबन आपका हरा मटर प्राप्त हुआ और जिसमें लड़का जो है उसका रामबरन दास जी का लड़का जो मेन एक्यूज है वो भागने में सफल हो गया। उसके पिताजी को हम लोग ने डिटेन किया है, पकड़ा। पिताजी क्या नाम था जो गिरफ्तार हुआ है? रामबरन दास। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम? हाँ, रामबरन दास। उनका बेटा जो एक्चुअल में संलिप्त है वो भागने में सफल हो गया। आपका परिचय? मैं कस्टम सुपरिटेंडेंट सुखदेव राम एलसीएस पिपरौन में पदस्थापित हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग का पूजन व कई उद्घाटन का मधुबनी जिले के 4 शिवालयों में लाइव प्रसारण हुआ। गौरतलब है कि जिले के उग्रनाथ, भवानीपुर के उग्रनाथ महादेव, रहिका के कपिलेश्वरनाथ, झंझारपुर के रहुआ संग्राम के शिव पारसमणि व शांतिनाथ महादेव मंदिर पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने लाइव प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग का पूजन व कई उद्घाटन और चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण के कार्यक्रम का मधुबनी जिले के उग्रनाथ, भवानीपुर के उग्रनाथ महादेव, रहिका के कपिलेश्वरनाथ, झंझारपुर के रहुआ संग्राम के शिव पारसमणि, शांतिनाथ महादेव मंदिर पर लाइव टेलीकास्ट के द्वारा सीधा प्रसारण हुआ। इस प्रसारण के मौके पर सांसद अशोक यादव उग्रनाथ भवानीपुर मंदिर पहुंचकर भगवान उग्रनाथ का पूजन के बाद सीधा प्रसारण से पीएम मोदी के द्वारा केदारनाथ से लाइव देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
गौरतलब है कि इन सभी जगहों पर आदि शंकराचार्य ने भी शिव की आराधना की थी। यह वही जगह है जहां 1300 ईस्वी में भगवान शंकर ने उग्र रूप में अपने अनन्य भक्त महाकवि विद्यापति को साक्षात दर्शन दे अपना साक्षात्कार दिया था। कार्यक्रम को लेकर सांसद अशोक यादव व विधायक अरुण शंकर प्रसाद व भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, भवानीपुर पंचायत के मुखिया रुद्रकांत झा ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के तीर्थ स्थलों में जाकर पूजा अर्चना कर हिंदुओं को उनके धर्म संस्कारों के प्रति भी जागरूक करते हैं। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। रुक सके रैन सेंटरों में ऐसे सेंटर बनाए गए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम। पूजा में जो मानस पूजा होती है उसको सर्वोत्तम पूजा कहा गया है और इस वक्त आसन ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु बाबा के जो है सो निवासी हैं केदारनाथ पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी जय ढंग के शंकराचार्य जी के प्रोग्राम ओठाम से सुनेलखिन और हमरा लोग एमपी साहब विधायक साहब और हम समस्त ग्रामीण इलाका के लोग बैस के वो देखलौं और सुनलौं। ऐसा देख कर हम सब बहुत बेसी प्रसन्न छी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोगों को पता चला है, खासकर युवा पीढ़ियों को पता चला है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी उन्नत रही है और उसके संरक्षण और संवर्धन में भारत के प्रधानमंत्री जी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। बस माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्य के लिए अपने क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हो रहा है उसको रोककर फिर उच्च नैतिकता और उच्च मापदंडों का भारत के निर्माण के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया है और हम सब उनके इस प्रयास से बहुत ही अभिभूत हैं और उन्हें इसके लिए हम सब अभिनंदन करते हैं और यहाँ से उन्हें बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बारिश होती है तो उसके लिए जो रेन शेल्टर है वो उस ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के मधेपुर पूर्वी पंचायत के हैदर अंसारी ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। मोहम्मद याकूब अंसारी के पुत्र हैदर अंसारी ने 2021 की इस परीक्षा में 11,032वां रैंक प्राप्त किया है। लक्ष्य के प्रति लगनशीलता बनी रहे तो कामयाबी खुद ब खुद कदम चूमती है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आइए, नमस्कार, मैं हूं नूर मोहम्मद कासमी, डेन न्यूज रिपोर्टर। मैं आपको हैदर अंसारी साहब से रूबरू कराता हूं, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा नीट में 11,032वां मुकाम ला करके पूरे बिहार मधुबनी जिला में अपना नाम रोशन किया है। आइए मैं रूबरू कराता हूं और सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहता हूं। हैदर भाई, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हैदर अंसारी हुआ। मेरे अब्बू का नाम जो इंतकाल कर गए हैं मरहूम मोहम्मद याकूब अंसारी और अम्मी का नाम रुकैया खातून हुआ जो आंगनबाड़ी सेविका है। और अच्छा हैदर भाई, आप ये बताइए कि आपको इस इतनी तैयारी कैसे आपने तैयारी की कि इस मुकाम तक पहुंचे? मेरी तैयारी तो 11वीं और 12वीं ही शुरू हो गई थी, पर वो 11वीं और 12वीं के वक्त मेरा कुछ तबीयत खराब होने के कारण मैं 12वीं के साथ इसके लिए अच्छे से तैयारी कर नहीं पाया था। तो सिर्फ उस वक्त तो सिर्फ 12वीं के लिए ही पढ़ा था, पर बाद में जब 12वीं हो गई तो फिर उसके बाद घर वालों से बोले कि अब करना क्या है। तो अब सब तो मतलब करते ही हैं ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन करना नहीं है। तो
हमने कहा कि अब हमको जैसे नीट के लिए तैयारी करना है, जो मेडिकल प्रवेश के लिए परीक्षा होता है, तो फिर घर वालों ने भी हामी भरी और साथ दिया। उसके बाद हम बाहर जाके पटना में पढ़े 2 साल वहाँ। अच्छा हैदर भाई, आप ये बताइए कि आपने मैट्रिक का एग्जाम कहाँ से दिया और मैट्रिक तक आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? मैट्रिक तक मेरी पढ़ाई मधेपुर +2 जवाहर हाई स्कूल से हुई थी। उसके बाद इंटर आपने कहाँ किया? इंटर ही मैंने +2 जवाहर हाई स्कूल से ही किया था। तो क्या आपका पहले ही से इरादा था कि मैं मेडिकल में ही जाऊंगा? नहीं, पहले से जब मैं बहुत छोटा था, मेरे अब्बू जब जिंदा थे तो उन्होंने कहा था, उनका एक सपना था कि मैं जो है सो कुछ ऐसा मतलब यूपीएससी के थ्रू जो होता है, जो जिसके ऊपर रेड लाइट होता है। मेरे अब्बू तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि बेटा इतना जरूर पढ़ना है कि तुम्हारे गाड़ी के ऊपर रेड लाइट जो होता है वो जलना चाहिए। मेरा सपना तो वही है, अभी भी वही है, पर पहले मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मैं सेटल हो जाऊं, क्योंकि सपने तो बहुत देखे जाते हैं, पर उसे पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ ये होना चाहिए पहले से कि हाँ उसके लिए। अच्छा, आप हैदर भाई, आप पढ़ाई लिखाई के संबंध में बताइए कि आप कितनी तैयारी करते थे? रात में कब तक जागते थे, कब शुरू करते थे पढ़ाई और कब फिर रुक जाते थे? इस तरह की कुछ बात बताइए। मेरे टीचर हैं उन्होंने बताया कि मतलब सोने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटा तो सोना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के लिए सिर्फ जो है सो पढ़ाई करना ही मायने नहीं रखता। क्योंकि सुबह जब मेरे सर जो पढ़ाते थे वो जो है सो बोलते थे कि 6 से 7 घंटा सोना है और कम से कम आधे घंटे का दिन में एक्सरसाइज, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारा जो है मतलब मेंटल फिटनेस के लिए जो फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो 6 से 7 घंटा कम से कम नींद लेते थे। 6 घंटा रात में सोते थे और दिन में खाने के बाद 1 घंटा कम से कम हम सोते थे। और सुबह या तो दौड़ने चले जाए गए या फिर घर पे ही कुछ ना कुछ एक्सरसाइज किए और उसके बाद दिन में पढ़ाई जितना मतलब हो सकता था। उसके बाद अपना रूटीन था, सुबह उठ के 6 से अगर 6 बजे उठे तो 6 से 7 8 तक। ठीक है हैदर भाई, आप तो इतना मालूम हो गया कि आपका मेडिकल में कहीं न कहीं एडमिशन हो ही जाएगा, लेकिन आप किस स्टेट का चॉइस करते हैं? हम अपने स्टेट में ही रहना चाहेंगे, बिहार में। जैसे बिहार में कहाँ हो जाए तो? बिहार में वो तो सबका सपना होता है, अगर मेडिकल किए हैं तो पीएमसीएच में जाएं, पटना जाएं, पर अगर नहीं हुआ तो फिर जो अच्छा है। ठीक है, आप यहाँ तक पहुँचे, पर ये बताइए कि आपके पिताजी के मरने के बाद आपके सर पर किसका साया रहा? मेरे सर पे मेरे भाइयों का और मेरी मम्मी का सबसे बड़ा साथ था। मम्मी आंगनवाड़ी सेविका थी, उनका तो सैलरी तो होता नहीं है, पर उस सैलरी में भी मम्मी ने इतना आगे तक पढ़ाया और भाई लोगों ने साथ दिया, उन्हीं का हाथ है। और मेरे संबंधी लोग भी बहुत ज़्यादा साथ, मतलब हर मुश्किल में हमारे साथ रहे। जब इतनी बार फेल होने के बाद, जब 12 में ही हो गया था, 21 तक मतलब मैं 4 बार फेल हुआ नीट में, तब भी जो मेरे साथ खड़े रहे। जब भी मैं फेल हुआ, मेरी मम्मी से बात होती थी तो अम्मी इतना कहती थी, कोई बात नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, नहीं होगा तो फिर है, ये तो ऐसा नहीं है कि होगा ही, अगर तुम मेहनत करोगे तुम्हारे। अच्छा, ये भी मालूम है कि आप रहमानी 30 के विद्यार्थी हैं? रहमानी 30 में आपने पढ़ा है, तैयारी किया? नहीं तैयारी किया है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं इनके सबसे बड़े भैया, जो हैदर भाई के सबसे बड़े भाई हैं, और इन्होंने अपने भाई को पढ़ाने में यहाँ तक की मदद किया। अब इनसे बात करते हैं कि इनको कितनी खुशी है अपने भाई के इस मुकाम तक पहुँचने में। कहिए। मेरा नाम इम्तियाज अली हुआ, मैं हैदर अंसारी का सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे अभी हैदर अंसारी ने बताया कि हमारे अब्बू मतलब बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका शुरू से ही ये सपना था कि मेरा जो भी वो बच्चा सब बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन करे, और मैं सब 6 भाई में सबसे बड़ा हूँ, और हमने भी इसमें अब्बू का साथ दिया। और हमारे परिवार में इंशाल्लाह आज के डेट में सब हमसे छोटे 5 भाई हैं, सब अच्छे पढ़े। मैंने भी 10th करके जो है सो पढ़ाई छोड़ के घरेलू मित्र में रह गया। तो हमसे छोटा भाई जो हमारे हैं वो +2 जवाहर हाई स्कूल मधेपुर में ही +2 टीचर हैं। उससे छोटा भाई है जावेद अंसारी। सब भाई मतलब अच्छे। तो इसमें मेरा और मम्मी का और हमारे हमसे छोटे भाई कौसर अंसारी का जो है, तीनों आदमी का अब्बू के जाने के बाद बहुत बड़ा साथ है। जो है अंसारी को जितनी भी मदद चाहिए हम लोगों ने उसको हर तरह से
संवारा, हर तरह से मदद किया, चाहे वो आर्थिक में हो या फिर उसको समझाने की हो। जब कभी ये फेल कर दिया, एक बार दो बार जैसे किया, तो उसमें हम लोगों ने इसका हर तरह से ऑपरेट करके इसको बनाया। और आज हम लोग बहुत खुशी है कि हमारा भाई कामयाब हुआ। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और जितने भी हमारे बच्चे इस वीडियो के जरिए इससे सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं है। अगर मेहनत करेगा तभी कामयाबी मिलेगी। और एक बार अगर कोई नहीं कर पाता है और वो सोच ले कि एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, अब हम फेल कर अब नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये गलत है। उसे करनी चाहिए। जब तक वो ना हो तब तक वो उसके पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसके लिए मैं पेरेंट्स से, गार्जियन जितने भी, सबसे कहूँगा कि अपने बच्चों को कभी ये ना सोचे कि मेरा बच्चा एक दफ़ा फेल हो गया, दूसरी दफ़ा फेल हो गया, अब वो नहीं कर पाएगा। नहीं, उनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा कामयाब होगा। और बच्चे को इस चीज की तालीम देनी चाहिए और उसके पीछे लगा रहना चाहिए। आइए दूसरे भाई, अब इनके भाई हैं, देखिए इनका भी तारुफ कर रहते थे, रूबरू हो जाते हैं। कहीं आपके भाई के इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी खुशी, कैसी खुशी मिल रही है आपको? जी, मेरा नाम कौशल अंसारी है। मैं मधेपुर +2 हाई स्कूल में हिंदी का टीचर हूँ। और मेरा ज्वाइनिंग यहाँ पर 2014 में हुआ था। और मेरा सबसे छोटा भाई हैदर है। और हमारे ज्वाइनिंग के टाइम में ही इसका एडमिशन इंटर में हुआ, मतलब 14 में यह मैट्रिक कर लिया था हाई स्कूल से ही। और 14 और 16 सेशन में इसने +2 में एडमिशन लिया। और हम लोगों के गाइडलाइन में ही यह पढ़ता था। उसके बाद यह पटना गया, पटना में इंडिविजुअल क्लास किया 2 साल 3 साल, जिस बीच में ये बीमार भी पड़ा और बहुत डिस्टर्ब भी हुआ। लेकिन अल्लाह का करम है कि हम लोगों ने मेहनत किया इसके ऊपर, और इसने खुद अपने ऊपर मेहनत किया कि चलिए इस मौका पे आप अपने भाई के इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, बहुत खुश हैं। जी, हम आप भी इनके भाई हैं, थोड़ा बताइए कितनी कैसी खुशी है आपको, क्या लगता है आपको आपके भाई का? ये खुशी को तो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली हम लोग का सपना पहले से था कि अब्बा इंतकाल करने के बाद तो हमारे अपने बेटा को डॉक्टर बनाएंगे। आप लोगों ने इसको पूरा कर दिया। हम लोग भी जहाँ तक सपोर्ट हुआ, जहाँ तक दिल्ली में भी रहे साथ में, तो इसको पढ़ने के लिए। चलिए धन्यवाद। आइए मैं आपको इसी गांव के ग्रामीण मौलवी साहब हैं, मैं उनसे बात कराता हूं कि इनको अपने मोहल्ला के हैदर अंसारी साहब के इस मुकाम तक पहुंचने में इनको कितनी खुशी मिल रही है? मुझे काफ़ी खुशी है। और खुशी क्यों ना हो, मैं हैदर अंसारी का इब्तिदाई तालीम का उस्ताद भी हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ हैदर अंसारी, जो कि बचपन से ही लगनशील है और वो मेहनत और मशक्क़त के साथ पढ़ता रहा है। और यही वजह है कि उसकी मेहनत आज रंग लाई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला ने और ज़्यादा कामयाब बनाए और मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। चलिए धन्यवाद। आगामी 15 नवंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरलाखी प्रखंड के 17 पंचायत में सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो वहीं समर्थक भी गर्मजोशी में दिख रहे हैं। आगामी 15 नवंबर को होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी पंचायतों में सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी तेजी से हो रहा है। वहीं विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के समर्थक भी गर्मजोशी के साथ क्षेत्र में घूमते नजर आने लगे हैं। गौरतलब है कि प्रखंड के कुल 17 पंचायतों में अन्य पदों के अलावे मुखिया पद के लिए सैकड़ों उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और सभी उम्मीदवार अपने अपने जीत का दावा पेश करते नजर आ रहे हैं। वहीं सभी उम्मीदवारों के द्वारा जनता को रिझाने के लिए जनसंपर्क भी तेज कर दिया गया है और अपनी जीत के लिए मतदाता मालिकों से तरह तरह का वादा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोटगांव पंचायत से भूषण यादव की धर्मपत्नी रूणा कुमारी भी मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई है। बहरहाल देखना है कि युवाओं का साथ किसको और कितना मिलता है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में उत्तरा बैंगरा समेत सभी इलाकों में धूमधाम से दीपावली मनाई गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मनीष झा ने अपने सहयोगियों के साथ उत्तरा के श्री दक्षिणेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में 1100 और बैंगरा के श्री राम जानकी कुटी में 500 दीपक प्रकाशित कर दिवाली का उत्सव मनाया। उत्तरा और बैंगरा सहित मधवापुर प्रखंड के सभी इलाकों में धूमधाम से दिवाली मनाई गई।
सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कुमार झा ने अपने सहयोगियों के साथ उत्तरा के श्री दक्षिणेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में 1100 और बैंगरा के श्री राम जानकी कुटी में 500 दीपक प्रकाशित कर दिवाली की शुरुआत की। बच्चों और नवयुवकों को खास तौर पर उत्साहित देखा गया। महिलाओं ने अपने घरों के अलावा धार्मिक स्थलों पर जाकर भी दिए जलाए। लोगों ने अपने इष्ट मित्रों के यहां जाकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी और परस्पर मुंह मीठा किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। स्वच्छता का प्रतीक दिवाली का त्योहार बीत गया, लेकिन मधुबनी जिले में साफ सफाई कहीं नजर नहीं आया। भरे हुए कचरे के बीच बाजार में लोगों ने खरीदारी की और मोहल्ले में लगे कचरों के बीच ही दिवाली मनाई गई। वही हाल अब आगे छठ को लेकर कयास लगाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा सफाई न करवाने को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्वच्छता के प्रतीक सभी पूजा त्योहार को देखते हुए नगर निगम द्वारा साफ सफाई के लिए की गई पहल शहर में काफी लचर रहा। गंदगी और कचरा से पटे चौक चौराहे और सड़क पर लोगों ने खरीदारी की। वहीं विभिन्न मोहल्ले में भी गंदगी वैसे ही पसरा रहा। इस कारण सफाई का इस त्योहार के उमंग को निगम की लचर व्यवस्था ने फीका कर दिया है। वहीं कुछ मोहल्ले में लगभग 20 दिनों के बाद भी सड़क पर नाले का गंदा पानी फैला ही हुआ है, जिसने परेशानी को अधिक बढ़ा दिया है। जहां सफाई हुआ भी है वहां का कचरा नाले में डाल दिया गया है या फिर मोहल्ले में ही डंप कर दिया गया है। वार्ड 17 में महादेव मंदिर के पास पूरे इलाके की गंदगी को डाल दिया गया है, जिससे यहाँ के कार्यालय वाले इलाके स्थानीय लोगों के साथ ही हर दिन इस होकर गुजरने वाले हजारों लोगों को बदबू से परेशान कर रहा है। यही हाल माल गोदाम रोड का है। यहाँ पर डाला गया सरांध गंदगी से लोग बेहाल हैं। बियंझा कॉलोनी के साथ ही इस होकर गुजरने वाले यात्री हलकान हैं। गंगासागर चौक शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, पर यहाँ पर दिन भर कचरा पसरा रहा। यही हाल महिला कॉलेज रोड में दिखा। गिलेसन बाजार, चूड़ी बाजार, नारियल बाजार, स्टेशन रोड में दिन भर त्योहार को लेकर खरीदारी करने वालों की भीड़ रही, लेकिन अधिकतर स्थानों पर कचरा और गंदगी पसरा रहा, जिससे वाहन पार्किंग में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वार्ड 4 में 3 दिनों से मुख्य सड़क पर कचरा पसरा हुआ है। कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। हालत इतनी खराब देखी कि कहीं से नहीं लगा कि नगर निगम ने दीपावली को लेकर सफाई की विशेष इंतजाम किया है। सफाई की व्यवस्था ही लचर दिखा तो ऐसे में ब्लीचिंग की बात कौन करे। इधर एसडीओ अश्विनी कुमार ने वार्ड 30 की निवर्तमान पार्षद प्रभावती देवी की शिकायत के आलोक में नगर आयुक्त को दीपावली और छठ को लेकर 2 पालियों में सफाई सुनिश्चित कराने को कहा है। अधिकतर प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। शहर के इस लचर सफाई व्यवस्था पर निवर्तमान पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की। निवर्तमान उप मुख्य पार्षद वारिस अंसारी ने बताया कि साफ सफाई में बरती जा रही लापरवाही को लेकर 1 सप्ताह पहले आवेदन दिया गया, लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं होना मनमानी की पराकाष्ठा है। 2 पालियों की बात कौन करे, यहाँ तो 1 पाली भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। बिना संसाधन के सफाई हो रही है। पूर्व चेयरमैन विजय चौधरी, उमेश प्रसाद, रेजा इश्तियाक, प्रीति चौधरी, गरीब गुरबा मंच के राजेंद्र प्रसाद, धर्मवीर प्रसाद, बैजू शाह, मखनी देवी व अन्य ने बताया कि सफाई की केवल खानापूर्ति की जा रही है। इस बड़े त्योहार पर लोगों को निगम की हालत से काफी निराशा हुई है। सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने बताया कि सफाई के लिए विशेष व्यवस्था करने का आदेश एजेंसी को दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं से मौखिक या लिखित शिकायत नहीं मिली है। जो भी शिकायत मिली उसका निष्पादन कर दिया गया। शहर में सफाई के लिए निगम के द्वारा चिन्हित 25 तालाब में से अधिकतर में आदेश के 8वें दिन भी सफाई शुरू नहीं हो सकी। नगर निगम ने इसकी सफाई के लिए एजेंसी को आदेश दिया, लेकिन इसके 8वें दिन भी यह काम शुरू नहीं हो सका। सामान्य सफाई का काम भी एजेंसी शुरू नहीं की है। तालाब के अंदर की सफाई कौन कहे। तालाब पर डोर टू डोर से संग्रहित कचरा व गंदगी को भी एजेंसी के द्वारा नहीं हटाया गया है, जिससे मोहल्ले में बदबू फैल रही है। वार्ड 14 स्थित ढोरवा पोखर की सफाई के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर घाट पर कचरा पसरा हुआ है। इसके बाद सफाई नहीं होने पर दर्जनों स्थानीय लोगों ने डीएम सह निगम प्रशासक को बुधवार को ज्ञापन सौंपा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के नए पंचायत राज पदाधिकारी संतोष चौरसिया ने योगदान किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंचायत के विकास के कार्य को लेकर वह त्वरित कार्रवाई करेंगे।
जयनगर प्रखंड के नए पंचायत राज पदाधिकारी संतोष चौरसिया ने योगदान किया है। उन्होंने पंचायत के विकास के प्रति त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लिए जो भी योजनाएं दी जाएगी उसे 100 समय पूरा किया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत हरलाखी प्रखंड के 17 पंचायतों में 15 नवंबर को चुनाव होना है। इसको लेकर उम्मीदवार भी तैयारी में लगे हुए हैं। क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ी हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं बोरहर गांव से जिला परिषद की उम्मीदवार संजना कुमारी की डे न्यूज के संवाददाता के साथ यह खास बातचीत। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं डे न्यूज और आज हम हरलाखी प्रखंड के सुरगांव पंचायत में हमारे साथ में आए चुनावी मुद्दा पर कुछ बातचीत रखता ये भूषण यादव जी के पत्नी रूना कुमारी जी जे मुखिया उम्मीदवार क्षेत्र उनका सा जानब ये चुनावी मैदान में जे है जो वो जीता तक की सब करता पंचायत की जनता के लिए जे आ सब आए डे न्यूज के माध्यम से देख सकते। जी रूना जी नमस्कार, आप जो चुनावी मुद्दा में आए आप क्या जनता का संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो करप्शन है उसको हम भगाएंगे। देखिए, पहला मुद्दा है मेरा कि इंदिरावास जो है, इंदिरावास में जब तक पब्लिक जो काम करवाने के लिए जाते हैं तब तक घूसखोरी नहीं होती है, तब तक उनका काम नहीं बनता है। दूसरी बात देखिए, वृद्धा पेंशन है। वृद्धा पेंशन में सबसे पहली बात जब जाती है वृद्धा माँ बहनों सब जाती है जो काम करवाने के लिए, तो वहाँ भी जाती है तो वहाँ भी उनका बिना घूसखोरी से काम नहीं होता है, चली आती है। हमको यही करना है कि हमको गरीबी को दूर भगाना है और माँ बहनों का जो आवश्यकता है जो हमसे जहाँ तक हो सकेगी हम उनको वहाँ तक करेंगे। मेरा भी विकास करने के लिए हम ये रूना कुमारी मुखिया पद के लिए तैयार है। तो देखा गया कि आप एक जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि जो आपका जो पतिश्री है जो भूषण जी जो हमेशा ही समाज सेवा करते आए हैं। जी हाँ। और युवाओं के लिए तरह तरह के जागरूकता अभियान कई तरह की चर्चा का विषय बना रहता है, बहुत अच्छा नए काम करते आ रही हैं। उसके तुलना में अपेक्षा आप कितना हद तक युवाओं का माँ बहनों को जागरूक करेंगी? जो यहाँ पर समाज की कई तरह की कुरीतियाँ होती है उस सब के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ेंगी आप? जो माँ बहनों के जो दिक्कत होगी, जो परेशानियाँ होगी, वो हम तक यदि हम मुखिया पद के लिए हम जीत जाएंगे, जब हमारी जीत होगी तो हम सबका जो कष्ट का निवारण होगा, जो उनके प्रति जो हमारा होगा, जो हम वो सब करेंगे। बताइए, जो आप एकदम से इस बार जो मुखिया में भागीदारी लेने आए हैं तो क्या लगा जो पिछला जो 5 वर्ष गया जो वर्तमान मुखिया जी थे उनके रीजन में क्या कुछ लगा कि कमी रह गया कि भाई ये सब नहीं कुछ हो पा रहा है या कुछ चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए? देखिए, वो तो किए हैं लेकिन बहुत जो है शिक्षा के तो कुछ ऊपर कोई देखभाल नहीं हुआ है। दूसरी बात, पंचायत में जो है जो ऐसी गली में गए हैं जो इनका महिला सबको जो समस्या देख करके उनको आंख में आंसू आ गया। हम गए थे पंचायत में, वो बोल रही थी कि हम जाते हैं जब इंदिरावास के लिए बोलने के लिए तो वो बोलती है कि पैसा लेके आइए, नहीं हो पाता है मेरा काम। जिसको घर से बेघर है उनके लिए हम यही कहेंगे आप लोगों से, सुरगांव पंचायत वासियों से, कि जहां तक हमसे हो सके हम वहां तक उनके लिए तैयार हैं। तो आप अंत में जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप क्या जनता से उम्मीद करते हैं? हम जनता से यही उम्मीद करते हैं कि एक बार जनता मुझे मौका दे करके देखे तो रूना कुमारी को देखिए कि हम आगे तक जो हमसे होगी विकास में वो हम सब करेंगे। सबसे पहले स्कूली शिक्षा का व्यवस्था है जो बहुत नीचे स्तर की तरफ गिरते जा रहा है। दूसरी ओर मेरे गांव में बहुत जगह घर घर में नाली के कारण घर सब में पानी जा रहा है। हम गए थे बहुत गली में जहां रोड पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, बहुत करप्शन है, हर जगह हम करप्शन देखते हैं। हम जाएंगे, देखेंगे, जितना भी करप्शन होगा हमसे जितना हो सके हम जीत जाएंगे, हम सब करेंगे, घूसखोरी को मिटा देंगे, करप्शन एकदम दूर कर देंगे।
हमसे यही वादा है। देखिए, हमारे साथ में रूना देवी जी जो एक शिक्षित उम्मीदवार है पंचायत के, और भूषण जी का नाम आप लोग किसी से छुपा नहीं है। जो भूषण जी वही है जो FCC जो टूर्नामेंट करवाते आ रहे विगत 30 वर्ष से करीब हो गया होगा, और युवाओं के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं आगे बढ़ाने में। तो बहरहाल देखेंगे कि जनता इनके जो वादा हुए हैं उस पर जनता कितना प्रतिशत खरा उतरते हैं और क्या नतीजा आता है, परिणाम आने के बाद में पता चलेगा। धन्यवाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बिस्फी प्रखंड में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के प्रथम दिन कुल 753 उम्मीदवारों ने अपना नाजिर रसीद कटवाया। पंचायत चुनाव को लेकर नाजिर रसीद कटवाने के प्रथम दिन शनिवार को सभी पदों को मिलाकर कुल 753 लोगों ने NR कटवाया। BDO सह निर्वाची अधिकारी मनोज कुमार द्वारा यह जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार संचालित सभी 11 काउंटरों पर मुखिया पद के लिए पुरुष 18, महिला 23, सरपंच के पुरुष 29, महिला 31, पंचायत समिति सदस्य पुरुष 49, महिला 40, वार्ड सदस्य के पुरुष 209, महिला 225, कचहरी पंच के पुरुष 56 और महिला 73 ने NR कटवाया। यहां आगामी 18 नवंबर से 24 नवंबर तक नामांकन दाखिल करने की तिथि निर्धारित है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। सिस्टम से टकराना SSB जवान को पड़ा महंगा। SSB 41वीं बटालियन सीतामढ़ी के हेड कांस्टेबल जवान 55 दिनों बाद देवधा थाना क्षेत्र के नदी किनारे से हुए बरामद। बिस्फी प्रखंड के नाहस गांव में नहाने के क्रम में डूबने से एक अधेड़ की हुई मौत। खजौली में बिजली करंट के चपेट में आने से 4 मिस्त्री झुलसे, 3 रेफर। बाबूबरही के दोनवारी हाट स्थित दुकान व गोदाम में लगी भीषण आग, 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख। फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। मधवापुर के तरैया गांव में दिवाली की रात एक घर में लगी आग। मधवापुर थाना की पुलिस ने पिरोखर गांव में की छापेमारी, 144 बोतल शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। पंचायत चुनाव के मद्देनजर SI सुभाष कुमार ने बाबूबरही में करवाया वाहन चेकिंग,
पिरही गांव के पुल के समीप से देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पर्व त्योहार सद्भावना के माहौल में संपन्न कराने को लेकर मधवापुर थाना पर पुलिस और पब्लिक की हुई बैठक। और धूमधाम से मनाया गया मधुबनी जिले भर में भाई बहन के निश्चल प्रेम का त्योहार भाई दूज। मधुबनी में आरसीएम वर्ल्ड वंडर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन सांसद डॉक्टर अशोक यादव व विधान पार्षद सुमन महासेठ ने फीता काटकर किया। आरसीएम वंडर वर्ल्ड का उद्घाटन डॉक्टर अशोक यादव, सांसद व विधान पार्षद सुमन महासेठ ने फीता काटकर किया। अध्यक्षता अजय प्रसाद ने की। इस अवसर पर आरसीएम सेवक को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि इससे सभी को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा, जहां किसी को पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होगी। सुमन महासेठ ने लोकल पर वोकल यानी शुद्ध शाकाहारी व स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने की सलाह दी, जिससे अपना देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। इस अवसर पर देवेंद्र यादव, वीरेंद्र पाठक, गणेश यादव, गजेंद्र प्रसाद, विनय नायक, नंद किशोर प्रसाद, सुबोध कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। तो भैया के लिए नाम साहब आगे बढ़ गया मैदान सर। लेकिन आप जितने वर्कर कोऑर्डिनेटर से समाज में इसको तो आप फैला ही सकते हैं, जन जागरण दे ही सकते हैं। और बड़ा बड़ा भोज होता है, हम तो कहेंगे पकड़िए, लगन में पकड़िए, शादी ब्याह में पकड़िए, लगन मर्दी हवन में आपका जो है जाइए उसको पकड़िए, मेरा प्रोडक्ट यूज कीजिए। तो एक बार जो भोज में खाएगा 1500 आदमी खाएगा, तब 1500 आदमी का प्रतिक्रिया देखिए क्या आता है। मसाला कैसा था, तेल कैसा था, पेट खराब हुआ कि नहीं था, गैस बना कि नहीं बना, क्या। तो एक आपके प्रचार का ये साधन हो सकता है, कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत करेंगे तो हमको लगता है ये काम होगा। चलिए, ज्यादा हमको 4 जगह कार्यक्रम में बार बार फोन आ रहा है। अजय जी का पहले से 1 मिनट, आज के नौजवानों को इस डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में आप क्या विचार देना चाहते हैं, अपना क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुझे दिए हैं जी, बोला ना सर। सभी नौजवानों को कहेंगे कि देश का सेवा कीजिए, जो स्वदेशी प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा देश में जाए। और आरसीएम का भी जैसा आप लोगों ने कहा है कि ये स्वदेशी प्रोडक्ट, तो घर घर में प्रोडक्ट जाए और लोगों को बीच में जाके थोड़ा सा जन जागरण करना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। और इतने जो इस देश में रोजगार का अवसर मिला है आरसीएम के माध्यम से, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जहां पर आए हैं। और आप लोग मेहनत से काम करें, जिस लगन उद्देश्य से काम करें, जिस क्षेत्र में आप हैं आपको सफलता मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एक छोटा सा जिज्ञासा है सर, एक छोटा सा जिज्ञासा है सर कि डायरेक्ट सेलिंग को केंद्र में सर आप आवाज उठाते हुए इसको प्राथमिकता दिलाने का प्रयास करें, ऐसा आप सभी आश्वासन चाहते हैं? कानून बना दिया केंद्र सरकार, अब क्या चाहिए? यही सरकार तो कानून बना दिया, अब क्या? आपके काम में कहीं कोई सरकार से बाधा उत्पन्न हो तो आप मुझे बताइएगा, हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। मेरे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। पार्षद है, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे देवेंद्र भैया हैं, और इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, ये लगते नहीं, उम्र इनका कितना कम लग रहा है, उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन 18 साल का लग रहा है। कहीं न कहीं इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, चाहे जहाँ से है। तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे इंजीनियर गणेश यादव जी, वीरेंद्र पाठक जी, सब टेक्निकल अचीवर है। ये जो है ना सर, एक यूनिक प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है खाने में बिल्कुल मीट जैसा लगता है, लेकिन बिल्कुल शाकाहारी। मधुबनी के लिए
सौभाग्य का दिन है कि आज आरसीएम के वंडर शोरूम में हम लोग के बीच में मधुबनी लोकसभा के लोकप्रिय माननीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी, हमारे सभी देवेंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के कल्लर यादव तालाब स्थित गोवर्धन पूजा समिति के द्वारा शुक्रवार को 47वां गोवर्धन पूजनोत्सव आरंभ हुआ। वहीं रविवार व सोमवार को दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। मधुबनी शहर के कल्लर यादव पोखरा स्थित गोवर्धन पूजा समिति अपना इस वर्ष 47वां पूजनोत्सव मना रही है। शुक्रवार की सुबह पंडितों की ओर से 3 दिवसीय गोवर्धन पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरंभ हुआ। वहीं शनिवार से दंगल प्रतियोगिता आरंभ होना था, लेकिन बाहर के पहलवान समय पर नहीं पहुंच सके, इसलिए दंगल का मुख्य आयोजन रविवार व सोमवार को होगा। वहीं शनिवार को स्थानीय सांसद, भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित अन्य लोगों के द्वारा फीता काटकर विधिवत मेला का उद्घाटन किया गया। यह जानकारी गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष पवन यादव ने दी। उन्होंने बताया कि रात में रामलीला के कलाकारों की ओर से भव्य राधा कृष्ण झांकी का आयोजन होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगरा स्वागत करें, बहुत ही सुंदर था। प्रत्येक बार सांसद महोदय को लेकर के देवेंद्र जी हम लोग के बीच, यह हम लोग के लिए अच्छी बात है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शंकराचार्य जी की प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। इस दौरान यह कई जगहों पर लाइव रूप से प्रसारित भी किया गया। रेखा प्रखंड के कपिलेश्वर नाथ मंदिर परिसर में इस आयोजन के मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शंकराचार्य की प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। इस उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में जहां जहां आदि शंकराचार्य पहुंचे थे, वहां वहां कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार में भी कुल 7 जगह पर शंकराचार्य पहुंचे थे, उस जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी क्रम में रेहका प्रखंड मुख्यालय स्थित बाबा कपिलेश्वर नाथ मंदिर परिसर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं खेल मंत्री आलोक रंजन झा पहुंचे। मंत्री ने सबसे पहले बाबा कपिलेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। मंदिर परिसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, एमएलसी सुमन कुमार महासेठ सहित कई वरिष्ठ लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। संबोधन सुनने के बाद कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि आज इस पावन भूमि पर पहुंचकर वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में जहां हमने एक और इस महामारी से डटकर मुकाबला किया है, वहीं विकास की ये कपिलेश्वर महादेव स्थान, ये भी काफी यहाँ मिथिलांचल बाबा धाम बोला जाता है। ऊपर नीचा कर लियो भाई, दूर से आप पहुँचते हैं और संस्कृति विभाग के द्वारा इसको जो पर्यटन इसमें शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग के द्वारा शामिल किया गया है, लेकिन अब तक यहाँ सरकारी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन इसको मिथिलांचल का देवघर कहा जाता है। मैंने तो आपको बताया कि यह स्थान का ऐसे भी एक अलग महत्व जो हो सकता है कि आप सब लोग इससे पूर्व जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबों को जो अनुभव या अनुभूत कराया है कि यह स्थल सिर्फ इस क्षेत्र के
हमारे भगवान महादेव का यह मंदिर नहीं, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र को पर्यटन दृष्टि से आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। निश्चित रूप से बिहार सरकार के तरफ से, पर्यटन विभाग के तरफ से इस क्षेत्र में कार्य हो, इस मंदिर का विकास हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के कपरिया गांव में काली पूजनोत्सव का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि यह काली पूजा का 14वां वर्ष है। पिछले 14 वर्षों से यहां काली पूजा की जा रही है। वहीं इस पूजा को लेकर 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलवाही प्रखंड के गांव कपसिया में काली पूजनोत्सव 14वां वर्ष का भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाला गया, जिस कलश यात्रा में 151 बाल कन्याओं ने भाग लिया, जिसमें बाल कन्याओं ने नंगे पांव 4 किलोमीटर की दूरी तय कर जीवछ नदी तट पर पहुंचकर कलश भरा। जीवछ नदी तट से जल भरकर कलश वापस ग्राम कपरिया काली माता स्थान पर रखा। कपरिया में काली पूजनोत्सव 4 दिनों तक चलता है। इसमें चारों दिन 2 बजे दिन से शाम के 8 बजे तक एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम कमेटी के द्वारा रखा गया है। कपरिया काली पूजनोत्सव से आस पड़ोस के सारा इलाका भक्तिमय होता है। काली पूजनोत्सव समाज कल्याणार्थ व क्षेत्र में भक्ति भाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। काली पूजनोत्सव जन कल्याण समिति कपरिया के द्वारा खुशी व हर्षोल्लास के साथ 14 वर्षों से मनाया जा रहा है। कपरिया काली पूजन उत्सव का शुभारंभ 14 वर्ष पूर्व शिक्षक स्वर्गीय जमुना प्रसाद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। काली पूजा में इस बार की मूर्ति दाता शेखर सिंह है। वहीं कलश यात्रा में बाल कन्याओं को फलाहार कराने का जिम्मा शोभित राय ने उठा रखा है। काली पूजा में पुजारी जितेंद्र झा, आचार्य दिवाकर झा, मंदिर एवं पूजा का देखरेख करता अरविंद कुमार सिंह उर्फ रंजीत कुमार है। काली पूजनोत्सव जन कल्याण समिति के अध्यक्ष समेत पूरा गांव इस पूजा में शामिल है। निश्चंद शुभमंगलम्। आपका नाम साहब मिथिला पेंटिंग सर। हेलो, मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित हमरा सबके जो संस्कृति और सभ्यता है, तदनको हम सब पंडित जी के जो मुख्य पूजा के आधारित रूप है, उनका हम सब मिथिला पेंटिंग से जे सुसज्जित पाग और गमछा से हम सब उनका सबके सम्मानित कलियन है। दोसर हमरा सबके छथि एहिठाम जे मुख्य पूजगरी छथि राजू भाजी, उनका हम सब सेहो सम्मानित पाग और गमछा से सम्मानित करबनि। ताहि दुआरे अहूँ सब अभियो। मुख्य रूप से पंडित जी और पूजगरी बहुत बड़ा चीज हो छथिन, ताई एहि चीज के ध्यान में रखैत हमरा सब हुनका सबके सम्मानित कलियन है। और बहुत बहुत हमरा सबके ई सौभाग्यक बात है जे ई सब एहि तरह से हमरा सबके सहयोग कर रहल छै। आगा दीपक झा जी, अहाँ जतऽ कतौ छी बीच में आओ और हमरा सब अहाँ जे हमरा सबके सहयोग कर रहल छी ताहि के लेल अहाँ बीच में आओ और हुनका हम सब गमछा जे लाल रंग के छै ताहि रंग का हम सब हुनका सम्मानित कर रहल छियनि। गुंजन भैया जी, हम अभियो जी अभियो। हाँ हाँ हाँ, कोनो बात नहीं है।
बहुत ही सौभाग्यक बात है पड़ोसी क्षेत्र हमरा सबके ई करमौली गांव के और बहुत ही नीक हमरा सबके एहिठाम पहुंचला है ताहि के लेल हिनका हम सब बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करै छियनि। अभिषेक जी अहाँ जतऽ कतौ छी कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के नवटोली गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ काली पूजा प्रारंभ हुआ। गौरतलब है कि ग्रामीणों के सहयोग से पिछले 32 वर्षों से यहां पर काली पूजा होते आ रही है। हर वर्ष की भांति इस बार भी मधुबनी के नवटोली गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मां काली की पूजा आराधना की जा रही है। गौरतलब है कि नवटोली में यह पूजा पिछले 32 वर्षों से होती आ रही है। यह पूजा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से होती है। इस पूजा की तैयारियों में श्रद्धालु नवरात्रि के बाद से ही जुट जाते हैं। मां काली की पूजा दीपावली की रात से शुरू हो जाती है और अगले 3 दिनों तक चलती है। चौथे दिन मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस काली पूजा में आरती का विशेष महत्व है। इसमें भाग लेने के लिए गांव व आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। यहां सच्चे मन से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूरी होती है। गांव के लोग जो बाहर प्रदेश में रहते हैं वो मां काली के पूजा 10 दिन पहले ही अपने गांव काली पूजा में भाग लेने के लिए घर पहुंचते हैं। उधर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पूजा में सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बाबा ये पूजा पिछला कितने वर्ष से भ रहल छै? 1991 से भ रहल छै। अच्छा, ई केम साल छै पूजा के? 25म साल से ई पूजा एहिठाम काली पूजा भ रहल है। जगदम्बा के कृपा छन एहिठाम। पहिने एहिठाम पूजा स्टार्ट भेलै तो एहिठाम बहुत जंगल रहे, एहिठाम खड्डा सब रहे, बहुत प्रकार के एहिठाम गंदगी फैलल रहे। लेकिन सतपुरा ग्रामीण जे भगवती के एहिठाम स्थापना हेबाक रहन, उदय हेबाक रहन, वो एहिठाम भगवती जे छै अवतरित भेली। एहिठाम सबके विचार भेलै जे पूजा शुरू कयल जाय। तहन एकटा मंडप बना के ओहिठाम छोट छीन मंदिर में भगवती के स्थापना ओहिठाम भेलनि आ पूजा स्टार्ट भेलै। धीरे धीरे एहिठाम सब पूजा पढ़ैत पढ़ैत जगदम्बा के असली मनोकामना छनि काली माई के जे हुनका एहिठाम हुनका बहुत पूजा पाठ बहुत धूमधाम से संपन्न भऽ रहल अछि और भगवती हमरा सबके पूरा गाँव के कल्याण कऽ रहल छथि और दिनानुदिन बहुत उन्नत के शिखर पर जा रहल है गाँव और बहुत बढ़िया से काली पूजा के भगवती जगदम्बा के कृपा एहिठाम होइ छनि। एहिठाम सब प्रकार के प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद वितरण, बलि प्रदान ये सब प्रकार भऽ रहल है। पूरा गाँव के सहयोग, सब बाल बच्चा के सहयोग, पूरा कॉलोनी के सहयोग, आदर्श कॉलोनी के और हनुमान कॉलोनी के अदती कॉलोनी नजदीक में सबक सहयोग से एहिठाम बहुत सुंदर भव्य पूजा के आयोजन भेल। एहिठाम पुरोहित छथि, एहिठाम तांत्रिक विधि से एहिठाम पूजा होइ छै और बहुत धूमधाम से बहुत प्रकार से सुंदर ढंग से पूजा होइ छै। ई पूजा हुआ कौन मास में स्टार्ट होइ छै? यहाँ के कार्तिक के अमावस्या के रात में पूजा होइ छै। कितने दिन होइ छै पूजा? कितने रात होइ छै? 12 बजे रात से शुरू होइ छै और नहीं कितने दिन और कितने रात पूजा होइ छै? 3 दिन एहिठाम पूजा होइ छै। 3 दिन के 4 दिन जाके एहिठाम खत्म होइ। अपन पहचान बतेबे बाबा? हमर नाम रमेश मिश्र अछि। हमर घर ग्राम नवटोली, हमर एक मगरौनी नवटोली। आसपास के लोग के पूजा के लेल की सूचना देवा चाहबे? आसपास के लोग के लेल बहुत बढ़िया पैसा उठा के व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम के व्यवस्था, पूजा पाठ के व्यवस्था। अखन एहिठाम लोग सब खोज भगवती के दऽ रहलखिन है और बहुत श्रद्धा विश्वास साथ भगवती खोज दै छथिन स्टॉल लोकनि और कुमारी भोजन आगू में भऽ रहल अछि और बहुत बढ़िया कार्यक्रम।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माता काली की पूजा आरंभ की गई। कई क्षेत्रों व कई मंदिरों पर काली माता का पूजा धूमधाम व श्रद्धापूर्वक किया जा रहा है। वहीं जगतपुर गांव में बाल कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुरू हुए मां काली पूजनोत्सव से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के जगतपुर व नगर पंचायत फुलपरास मुख्यालय में काली मंदिर एवं घुघरडीहा प्रखंड मुख्यालय सहित हरिनाही एवं किरतपुर गांव में मां काली पूजनोत्सव चल रहा है। नवयुवक काली पूजा समिति हरिनाही द्वारा मां काली पूजा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जगतपुर गांव में 251 कन्याओं द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा गांव का भ्रमण करते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा स्थल पर कलश स्थापित किया गया। आचार्य भरत झा, पंडित जितेंद्र मिश्र, पंडित बेचन मिश्र, विश्वनाथ झा, श्री प्रसाद ठाकुर के वैदिक मंत्रोच्चार से न सिर्फ जगतपुर गांव बल्कि संपूर्ण इलाके का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। 3 दिनों तक चलने वाले मां काली पूजा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जगतपुर गांव में पूजा को सफल बनाने के लिए मुखिया विभा देवी तत्पेश्वर सिंह समेत धर्मडीहा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पिंकी देवी सहित संपूर्ण ग्रामीण ने कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर में भाई दूज के निश्चल प्रेम का प्रतीक पर्व भाई दूज बड़े ही जोर शोर व धूमधाम से मनाया गया। सुबह उठते ही बहनें पूजा की तैयारी में लग गई, वह इंतजाम में व्यस्त रही। वहीं अपने भाई के हाथों की पूजा कर उनके लंबी उम्र की कामना की। भाई बहन के निश्चल प्रेम का त्योहार भाई दूज पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बहनों ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की। सुबह से ही इस त्योहार को लेकर बहनों ने पान का पत्ता, कुम्हर का फूल और सुपारी के इंतजाम में व्यस्त रही। चावल को पीसकर पिठार बनाया गया। इसके बाद नहा धोकर बहनें सज धज कर तैयार हुई। सजी धजी बहनों ने अपने भाई के हाथ का पूजन किया, टीका लगाया और लंबी उम्र की कामना की। गौरतलब है कि इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। बहन जानवी झा और श्रुति झा ने बताया कि यह दीपावली के 5 दिनों के महापर्व का आखिरी त्योहार है। बहनें इस दिन भाइयों को तिलक करती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं। इस दिन यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजा किया जाता है। मान्यता है कि यम द्वितीया के दिन भाई बहन को हाथ पकड़कर यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भाई को दीर्घायु और बहन को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ही नरकासुर का वध करके लौटे भगवान श्री कृष्ण का विजय तिलक उनकी बहन सुभद्रा ने किया था। नहीं हम ले जाएंगे और रख दिया बेटी के लिए बेटी भी हम लोग देंगे हमारे साथ रहिए ना क्या चाहिए हमें सब यही हमारे हम बढ़ जाएंगे काम चलू ना हमरे घर पैन ढालू तखन कनी बेटी चलो पैन ढाल हमर नहीं कमी है हमर देने आते गंगा नदी यही नगर फोटो हम एकरा पकड़ दो ना रुको आ पकड़ नहीं गई आ पकड़ लगा सटा गडू लगा में हां अब जुई आ जुई न ते सोनू भाई के गंगा जमुना के धार है जुई दा कर दा है गंगा जमुना के जुई न ते सोनू भाई के गंगा जमुना धार है जुई दा कर दा है
बढ़िया कल सकता है पकड़ने गंगा नतगंज जमुना के जूही नौते आयुष भाई के गंगा जमुना के धार भा तते आयुष भाई के दा बगा गंगा नतगंज जमुना के जूही नौते आयुष भाई के गंगा जमुना के धार भा आयुष भाई के दा बगा गंगा नतगंज जमुना के जूही नौते आयुष भाई के गंगा जमुना के धार भा तते लगे भैया ताकियो चाचा चाचा दे ताकिए एक बार और भी मतैया जमुना के हम नदै थी भैया के जना गंगा जमुना के हमर भैया के जय हो आइला बहिन ध्यान से आइला जमुना के हम नदै थी भैया के जना गंगा जमुना के। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।